नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो 1999 में पूछा गया है। इसमें व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्याएं सहित दिया गया है। तो आइए हम एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वासवदत्ता के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भास, यानी वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? भास। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय महाकवि भास को है। स्वप्न वासवदत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन एवं वासवदत्ता की कथा पर आधारित है। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, प्रतिज्ञायोंग धनारायण तथा उरुभंगम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम तथा रघुवंश की रचना की, जबकि भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित की रचना की। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवान ने की थी। महामेघवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल राजा हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्फा शिलालेख में विशद रूप से उल्लिखित है। हाथी गुम्फा लेख में खारवेल की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वह जैन धर्म का मतावलंबी था। जूनागढ़ स्तंभ लेख का संबंध रुद्रदामन और स्कंदगुप्त से है तथा सारनाथ लेख मौर्य सम्राट अशोक एवं कुमारगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये जावा सुमात्रा से था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा और सुमात्रा से था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पालवंशी शासक देवपाल, जो कि 810 से 850 ईस्वी बौद्ध मतानुयायी था, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो यह है गुप्त युग, यानी गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है, यानी नालंदा जो है बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई, यानी सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। 5वीं सदी से 6ठी सदी आते आते यह विश्वविद्यालय न केवल भारत अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिष्ठित हो गया। मौर्य और कुषाण काल गुप्त काल का पूर्ववर्ती काल है, जबकि पालों के समय में नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ये मुसलमान थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, जिसकी ख्याति 12वीं सदी तक बनी रही। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। इस समय तक नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः 1193 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया।
यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और पुस्तकालय जला दिए गए। इस प्रकार इस ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हुआ। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? तो ये चंदेल शासकों के समय में खजुराहो जो मंदिर है स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन? ये चंदेल शासक सहयोगी थे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 9वीं और 12वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 25 मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध है एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों का मंदिर है। गुर्जर, प्रतिहार, चाहमान और परमार ये सभी राजपूत वंशावलियों भी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो ये धर्मपाल है। क्या नाम है? धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कर्नाटक में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीवर्मन ने 735 से 756 ईस्वी में की थी तथा इस साम्राज्य का अंतिम शासक कर्क द्वितीय यानी इसका शासनकाल 972 या 73 ईस्वी तथा राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये चंदवर दाई हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंदवर दाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य किया। इससे क्रोधित होकर विजयनगर के सम्राट ने सालुब टीम को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुबशाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस्माइल आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तरवीस यानी मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, तो ये मुबाइन नाम है। क्या नाम है? मुबाइन। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मुगल राज का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबाइन या मुबैयान कहा जाता है। उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की एक कविता संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है होली वार। इसकी व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। इनके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। उसका मानना है कि तब तक गैर मुसलमान देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य
यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। दारुल हर्ब का अर्थ होता है गैर मुसलमानी देश। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो ये राणा रतन सिंह था उनके पति का नाम। इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए तथा 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, तो ये जगदीशपुर। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दास्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। जगदीशपुर में वायुवृद्ध जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तथा लखनऊ में बेगम हजरतमल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने की थी। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ये आर्य समाज यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके सभी विचारों का संग्रह इनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है। इनका मानना था कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1867 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। रविंद्रनाथ टैगोर भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। तारकनाथ गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, वो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट पर आधुनिक केरल में हुआ। यानी मोपला विद्रोह जो हुआ 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो ये मालाबार तट पर हुआ, जो कि आधुनिक केरल में स्थित है, जो मूलतः 1916 में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ता हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों, जो प्राय हिंदू थे, के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलों ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुसलियार को, जो बहुत आदरणीय मौलवी भी थे, अपना राजा घोषित कर लिया। अगला प्रश्न है, हो मुंडा विद्रोह हुआ था कब? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अंततः 1832 तक यह विद्रोह समाप्त हो गया या इसका दमन कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो ये पटना जिला था। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन का पटना में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़ फेंका गया। पटना के अलावा यह गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जुलाई 1942 में वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजन कांग्रेस कार्य समिति ने वार्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय किया। इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। राजा गोपालचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929, 36, 37 आदि वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं, जबकि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान नाम है, जिसको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नामक एक संगठन का निर्माण किया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 को की गई। इसके आरंभिक वर्षों में इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के उन सभी प्रमुख नेताओं का संबंध था जिन्हें साधारणतः नरमपंथी सांप्रदायिक नेता कहा जाता है। इसमें प्रमुख मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष राजा महेंद्र सिंह नंदी जी थे। 1923 ईस्वी में इसकी बैठक बनारस में हुई, जहां इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। ह्यूम के प्रयास से वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी ह्यूम के प्रयास से वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल भवन में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई और प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमोश चंद्र बनर्जी ने किया। प्रथम बैठक के समय 72 सदस्य उपस्थित थे। ह्यूम को इसका महासचिव बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्त और WC बनर्जी ये सभी नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी के सदस्य थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के सदस्य थे। नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना एवं अनुनय की नीति इन्हें पसंद नहीं थी। इनके अन्य सहयोगी थे लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो ये 1906 के बाद आया। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रारंभ में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से 1916 ईस्वी में यानी लखनऊ समझौता हुआ। यानी लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल एक हो गया, क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथी नेताओं की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। INA का अर्थ है इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज।
आईएनए का गठन सितंबर 1942 में हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एओ ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम चूंकि एक सिविल सेवक थे, अतः इसकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। ह्यूम 1881 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की के प्रभाव में आए, किंतु बाद में उनसे अलग हो गए। वर्ष 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और वे इसके पहले महासचिव बने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई। इन सभी पर अनेक षड्यंत्रों में शामिल होने का आरोप था, किंतु लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा इन पर चलाकर फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये उधम सिंह ने मारी थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लंदन में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब के रहने वाले थे। 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग का नरसंहार जनरल डायर ने किया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने डायर की हत्या की। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु गलती से कैनेडी महिलाओं की हत्या हो गई। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या 1909 में की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इसका गठन हुआ। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय चोरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्यवाही से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसी के बाद अनेक नेता गांधी के इस कार्यवाही से नाराज हो उठे और मोतीलाल और देशबंधु आदि नेताओं ने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। अगला प्रश्न है, आईएनए की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में सिंगापुर में हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। इसका हम व्याख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 को एक खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया। 23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा यानी म्यांमार स्थित मांडले जेल 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे। इन दोनों समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। ब्रिटिश लेखक सिरोल इन्हें अशांति का पिता तथा भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्र से। जो अधिकतर नरमपंथी नेता उस समय थे वो शहरी क्षेत्र से आते थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में भारत के अधिकतम नेता नरमपंथी स्वभाव के थे, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता प्रमुख हैं। ये अधिकतर शहरी थे क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें शहरों में आना पड़ता था। बाद में वे वहीं से भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। यही कारण है कि सभी नेता शहरों से संबंधित हैं। गांवों में शिक्षा का अभाव होने के कारण वहां नेताओं का अभाव रहा। अगला प्रश्न है, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला मुंगेर, यानी रामविलास सिंह जो कि मुंगेर के जिला के थे, वे फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1939 में गांधी जी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसी वर्ष मई 1939 में बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के अंदर ही एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रस्ताव के विरुद्ध 9 जुलाई को देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया तो उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। मुंगेर बिहार के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये बेंगलोर को दिया गया है। इसकी हम व्याख्या देते हैं। बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों का हब है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के प्रमुख तकनीकी संगठन इसरो, इन्फोसिस और विप्रो आईटी कंपनियों का मुख्यालय यहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ये एक और दो हो जाएगा, यानी नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, अतः वे पूर्वगामिनी होती है। नर्मदा नदी जबलपुर के समीप अमरकंटक से निकल करके गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है, जबकि ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियां पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी व पश्चिमी घाट को मिलाती है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, जो पालघाट के दर्रे द्वारा नीलगिरी से अलग हो गई है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है। किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान राम और शिव से संबंधित अनेक मंदिर स्थित हैं। यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। यहीं पर एक पाक स्ट्रेट स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है कहाँ का? तो ये गारो पहाड़ी का निवासी है बोडो। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बोडो जनजाति भारत के गारो पहाड़ियों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। संथाल परगना झारखंड में स्थित है, जहां संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरो है, जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, कोल, कोरवा, कमार आदि जनजातियां मिलती है। जनजातियों की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश पहला स्थान है। बोडो जनजातीय बहुभाषीय समुदाय है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो ये शिवालिक है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। पहला है ट्रांस हिमालय। यह बृहद हिमालय के उत्तर में है। केटू चोटी इसी हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। माउंट एवरेस्ट चोटी इसी हिमालय में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो ये बृहद हिमालय यानी महान हिमालय में स्थित है। अगला है, लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसके मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी पाया जाता है। आगे है, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में कम ऊंची है। यह हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है।
अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय की, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत अपनी जरूरत से अधिक चाय उत्पन्न करता है और इसका निर्यात करता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत में चाय मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में उगाई जाती है। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है तो ये केरल है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। रबर का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ से भारत का 90% रबर प्राप्त होता है। रबर के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। केरल के अलावा यह तमिलनाडु, कर्नाटक व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा जिसको हम बोलते हैं मैंगो शावर, ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा मानसून के कारण ही होती है। भारत में मानसून जून माह से सितंबर तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियाँ चलती है। और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो बंगाल और बिहार में वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। यह आम की फसल के लिए लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है तो ये एक ही साथ दो फसल को उगाने से है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ दो फसल, यानी युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो वह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। इससे एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल बोया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है तो ये इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रश्न काल में कोयला उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे था, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर, उड़ीसा द्वितीय स्थान पर और झारखंड तृतीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में पनबिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है कहाँ पे, तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्राफोंग में हुई। कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पर पनबिजली परियोजना 1902 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय कहते हैं। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यमयोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है क्या, तो ये एक ज्वालामुखी है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी है। इसकी हम व्याख्या देते हैं। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली के सिसिली द्वीप पर अवस्थित है। जब भूगर्भ के गर्म लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े, धूल कण आदि निकलने लगते हैं तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें विस्फोट हमेशा होता रहता है अर्थात सक्रिय, दूसरा जिसमें कभी कभी विस्फोट होता है अर्थात प्रसुप्त, तीसरा जिसमें शांति आ गई जिसको अर्थात शांत। यानी ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ये खड है। ये क्या है, एक खड है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अमेरिका महाद्वीप स्थित ग्रैंड कैनियन एक खड है। अमेरिका में कोलोरेडो नदी द्वारा गहरे कैनियन का निर्माण होता है। यह गहरी और संकीर्ण चट्टानी नदी घाटी है जिसके पार्श्व खड़े ढाल के 2 खड अथवा गॉर्ज कहलाती है। वर्षा की कमी गंभीर खड की दीवारों के आच्छादन को रोकती है और इस प्रकार उनकी प्रवणता स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है किसको, तो ये
प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। अंध महासागर हम अटलांटिक महासागर को ही कहते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। यह अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसके दोनों सिरों पर कोलन जो अटलांटिक महासागर में है और पनामा जो प्रशांत महासागर स्थित बंदरगाह है। इसके बनने से 6500 से 14,500 किलोमीटर का सफर कम हो गया। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर नीचे आ गई है। 1971 में जहां वृद्धि दर 24.66 थी, वहीं 1981-91 के बीच 23.87 थी। अर्थात 71 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे आई है। 1921 से 51 तक वृद्धि हुई, जबकि 1951 से 71 तक तीव्र वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, जननांकिकी जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी में लिंगानुपात का संदर्भ है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से संबंधित है लिंगानुपात। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जननांकिकी में लिंगानुपात से आशय प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसकी लिंगानुपात 879 है, तथा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसकी लिंगानुपात 1084 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के न रहने पर उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जबकि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़े जाति समूह की सूची में 17 राज्यों के उपजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया है। वह संख्या है 136। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपने एक निर्णय में अन्य पिछड़े जाति समूह की सूची में 17 राज्यों के 136 उपजातियों की संख्या को जोड़ा। अनुच्छेद 16.4 के तहत राज्यों को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत हैं? तो ये राज्य सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। कौन? भूमि सुधार। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार के कार्यों को कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार संबंधी एवं अन्य अधिनियम तथा नियम हैं, जो अनुच्छेद 31 ख द्वारा संरक्षित है। अर्थात इसमें रखे गए अधिनियम नियमों आदि को भाग 3 के आधार पर असंवैधानिक नहीं घोषित किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है? तो ये राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग संघ राज्यों के बीच करों से शुद्ध आयों के वितरण, सहायता अनुदान एवं सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी विषय के बारे में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न है,
पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिलों में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंचायती राज का अर्थ है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन के लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के विकास का दायित्व सौंपा गया है। आगे चलकर भारत सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करके उसे समूचे भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका प्रधान लक्ष्य है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति यानी प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है पंचायती राज को। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने एवं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, तो ये लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास दर को बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है कौन? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसके सदस्य प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग एक है तो इनमें से कोई नहीं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग का निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति पर 1950 ईस्वी में हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे की अवधि थी, तो ये 1966 से 1969 के बीच की थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 तक के समय को योजना अवकाश कहा जाता है। भारत में आर्थिक योजना की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जबकि तृतीय योजना 1961 से 1966 तक चली। यही 1966 से 1 वर्षीय योजना 3 बार चलाई गई, जिससे पंचवर्षीय योजना का क्रम बिगड़ गया। हालांकि 1969 से 1974 तक चौथी योजना पुनः चली। तीसरी योजना और चौथी योजना के बीच के अंतराल को योजना अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस बैंक की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अर्थात ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम था। 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, किंतु बाद में इसकी अनेक शाखाएं खोली गई। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर क्या है? तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के समय रोकड़ संचय अनुपात 10% था। भारतीय रिजर्व बैंक रोकड़ संचय अनुपात द्वारा
बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसको बढ़ाने से बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। वर्तमान 30 सितंबर 2022 समय में रोकड़ संचय अनुपात यानी CRR की दर 4.5% है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा का आशय है जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध ना हो सके। चूंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए डॉलर दुर्लभ मुद्रा है। यूरोपीय देशों की मुद्राएं हमारे लिए दुर्लभ मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति कम हो, वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा है, जैसे डॉलर, यूरो इत्यादि। अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है, तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। यह कृषि और ग्रामीण विकास पर ऋण देने के लिए ही स्थापित किया गया है। इससे जहां एक और किसान लाभान्वित होते हैं, वही ग्रामीण विकास के रूप में ऋण उपलब्ध होता है। राज्य सरकार और राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं को सीधे ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय मुद्रा की छपाई नासिक प्रिंटिंग प्रेस से की जाती है, जिसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहते हैं। नासिक रोड स्थित करेंसी प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के रुपये के नोट छापती है और उसकी पूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है, तो ये 8% है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। यह बैंकों का भी बैंक है। यह सभी बैंकों के बैंकर तथा सरकार के बैंकर के रूप में यह कार्य करता है। सभी बैंकों को व्यवस्थित रखने के लिए यह अपने यहाँ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुछ अर्थ रखवाता है। प्रश्नकाल में यह कुल पूंजी का 8% होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ADB, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से उत्पन्न दो जुड़वा संस्थाएं IMF एवं IBRD यानी विश्व बैंक एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। IMF द्वारा सदस्य देशों को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। IDA भी विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, जबकि ADB विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, तो ये नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर की विनियंत्रण है। बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई दूसरी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बैंकों में ब्याज दर पर विनियंत्रण आधारित है। 1991 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसका गठन किया था। चलैया समिति कर सुधार के लिए बनाई गई थी। यह मूलतः ब्याज दर को समाप्त करने पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश ग्रहण किया है, तो ये चालू खातों की पूर्ण विनिमयता को ग्रहण किया है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने 9 अगस्त 1994 ईस्वी से रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय घोषित करते हुए 1996-97 ईस्वी में संपूर्ण आय को प्रत्यावर्तन की छूट प्रदान की है। अगला प्रश्न है, मॉडवेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है तो बिक्री कर को। किसको प्रतिस्थापित करता है? बिक्री कर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 अप्रैल 2001 से लागू मॉडवेट बिक्री कर का स्थान लिया था। अब वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने इसका स्थान ले लिया है। GST में शामिल कर है मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, लग्जरी टैक्स, विज्ञापन कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, व्यवसाय कर, मूल्यवर्धित कर जिसको बोलते हैं VAT, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर आदि। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। इसकी व्याख्या देखते हैं।
अर्थशास्त्र में मुद्रा नीति का विशेष स्थान है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉनसन के अनुसार मुद्रा नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था है जो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। इसके लिए आरबीआई बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर आदि का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था कब? तो ये जनवरी 1995 में आया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी पूंजीवादी देशों के हितों को और अधिक व्यापक रूप से पोषित संवर्धित करने वाला नया गेट अर्थात विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिमंडलीय सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये पीटर सदरलैंड थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पीटर सदरलैंड प्रश्नकाल में डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक थे। वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोजी ओंकाजा-इवेला है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है? तो ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत पर आधारित होता है फ्यूज। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यह टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यनांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है, जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत प्रतिष्ठापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। किसी कारणवश उच्च धारा प्रवाहित होने पर तार गल जाता है और विद्युत सर्किट भंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कनाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लेते हैं? उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए। इसकी व्याख्या देते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते हैं दोपहर में। इसकी हम व्याख्या देते हैं। दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता। फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में पॉलिश हुई होती है, जबकि अंदर का तल परावर्तक होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि में? प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं। कुछ पौधों में विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, यानी प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु तथा शून्यावकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में इस प्रकार है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ होता है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
इसकी हम व्याख्या देखते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी कहा जाता है। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप में संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। इस क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने का में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलय है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मुख्य उपयोग कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कांच, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में भी काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। यह कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। जबकि NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये हो जाएगा H2SO4। इसकी व्याख्या देखते हैं। रसायन उद्योग में H2SO4 तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियों बनाने में, संचायक बैटरियों में किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी आदि में इसका प्रयोग होता है। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग क्लोरीन बनाने, अम्लराज बनाने आदि में किया जाता है। जबकि H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण एवं कॉन्टैक्ट लेंस को साफ करने आदि में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न गैस या अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा N2 यानी नाइट्रोजन, जिसको हम अश्रु गैस के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आंसू गैस के रूप में NH3 के अतिरिक्त SO2 का भी प्रयोग किया जाता है। N2 नहीं होगा, SO2 हो जाएगा इसका आंसर। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो SO2। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आंसू गैस के रूप में NH3 के अतिरिक्त SO2 का भी प्रयोग किया जाता है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। वायु से हल्की होती है। इसका उपयोग अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में किया जाता है। एल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, एक्रेलिन आदि प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पे? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है व घनत्व बढ़ता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है व घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एल्युमिनियम के मिश्र धातु से बनाया गया धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है और इसमें जंग नहीं लगता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों में पाई जाती है। यह धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक है। यह चांदी के समान सफ़ेद होती है, लेकिन अपद्रव्यों की उपस्थिति में इसका रंग कुछ नीला होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये हो जाएगा CO2। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। निम्न समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिव्यक्त की जा सकती है। आइए हम देखते हैं। 6CO2 + 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2 का निर्माण करता है।
यानी इसमें ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। CO2 + 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स किरण का उपयोग किया जाता है आंतों के रोगी के निदान में। इसकी व्याख्या देखते हैं। आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मानव के लिए एक्स किरण अत्यधिक उपयोगी है। शल्य क्रिया, एक्स किरण चिकित्सा, व्यवसाय, जासूसी, इंजीनियरिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अल्फा किरण का उपयोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने के लिए किया जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY का। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जीन अनुवांशिकता की मूल इकाई है। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष वर्ग में 22 जोड़े अलिंग सूत्री और 1 जोड़ा लिंग सूत्री यानी XY होता है, और स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और 1 जोड़ा XX गुणसूत्र रहते हैं। अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होने पर युग्मनज में XX गुणसूत्र रहता है और यह स्त्री संतान के लिए है। इसके विपरीत अंडाणु Y गुणसूत्र से निषेचित होने पर युग्मनज में XY लिंग गुणसूत्र होता है और इसका विकास पुरुष संतान के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। यानी निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये हो जाएगा O। इसकी व्याख्या देखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग रहती है। एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में और एंटीजन लाल रक्त कण में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर रक्त का निम्न वर्गीकरण किया जाता है। A, B, AB और O यानी रक्त को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर। इसमें O वर्ग का रक्त किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिससे यह सर्वदाता हुआ। चूंकि A, B और AB में एंटीजन मौजूद रहता है जबकि O में अनुपस्थित रहता है, अतः O किसी भी व्यक्ति से रक्त नहीं प्राप्त कर सकता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये लेमार्क ने समझाया था। इसको जैव विकास बोलते हैं, इवोल्यूशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाने का प्रयास किया। इसका सिद्धांत लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। वह फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े रहे। लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किसने? तो ये खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में W. नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W. हेली के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। DNA असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। DNA की रचना का यह एक आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। इसके अलावा केल्विन ने भी ताप की गतिविधि सिद्धांत की खोज की और स्टैनले मिलर ने जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किए। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, लिनक्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस पर डाटा संबंधी कार्य अधिक किया जाता है। इसी के साथ यूनिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों में विंडोज 98, विंडोज एक्स, P आदि भी है जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की ऑपरेटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं यानी हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे डॉक्टर शिव कुमार और रामानंद। यानी 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही देश के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ये
श्रीमती राम प्यारी देवी था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी देवी था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ? तो ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 बिहार से अब झारखंड होकर जाती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला से खाब यानी हिमाचल प्रदेश तक जाती है। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो ये सिंहभूम से होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। टाटा लौह इस्पात केंद्र में लौह अयस्क की आपूर्ति सिंहभूम से होती है। यह वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। बेलाडीला की खान भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि मयूरभंज उड़ीसा में स्थित लोहे की खान है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में लोहा निकाला जाता है। क्योंझर की खान उड़ीसा में स्थित लोहे की महत्वपूर्ण खान है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नगर है कौन? तो ये पटना हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है, जिसकी आबादी 16,84,222 है। आगे देखते हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार की हिस्सेदारी 3.1% ही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या का 88.7% ग्रामीण तथा 11.3% नगरीय है। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख यानी सोरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी थी, तो ये दामोदर नदी थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो ये बिहार हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार दूसरे नंबर पर था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार 10.40 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर तीसरा राज्य है। अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए एक भी विकल्प सही नहीं है, जबकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर एवं नवीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो ये बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना से प्रभावित राज्य बिहार है, जैसे रणवीर सेना, एमसीसी इत्यादि। अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? इस प्रश्न पर भी मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल में रांची इस्पात प्लांट का केंद्र था, वर्तमान में यह झारखंड का भाग है। अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये इस प्रश्न पर भी मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के समय रांची अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है
तो इस प्रश्न पर भी मतभेद है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बिहार भारत के उत्तरी भाग या कहिए उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमा जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल को छूती है, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को भी छूती थी। वर्तमान में झारखंड के अलग होने के बाद अब केवल 3 राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड ही बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है, तो ये 23.54% है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1981 से 1991 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 23.38 थी, अर्थात 23.54 उत्तर निकटतम है। 2001 से 11 के बीच बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है। इस प्रश्न पर भी मतभेद है, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न के समय जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान दूसरा था। 2011 की नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार सर्वाधिक 1106 जनघनत्व वाला राज्य हो गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण था, तो इनमें से सभी भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गरीब राज्य है, जिसका सर्वप्रथम कारण भूमि वितरण की असमानता को लिया जा सकता है। बिहार सरकार ने वहां पर भूमि सुधारों को समग्र रूप से लागू नहीं किया। वहां पर भूमिहीनों की संख्या काफ़ी हो गई। ये भूमिहीन रोटी की तलाश में पहले कृषक मजदूर बने, तदुपरांत उनकी गणना श्रमिक वर्ग में होने लगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव हुआ है। सी, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसमें राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को केवल इतना अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव केंद्र के पास भेज सकता है। 15 नवंबर 2000 को इन्हीं औपचारिकताओं को संपन्न करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये हैदर अली खान थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व हैदर पीर अली खान ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ये बिहार। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बिहार से पृथक होकर बने झारखंड राज्य के मानभूमि और सिंहभूम में चांदी पाई जाती है। राजस्थान के जावर क्षेत्र, तमिलनाडु के अनंतपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश में चांदी पाई जाती है। इसका उपयोग सिक्के बनाने, आभूषण बनाने, बर्तनों में चढ़ाने, सिल्वर ब्रोमाइड आदि बनाने में किया जाता है। यह दांतों में भरने के भी काम आती है। चांदी उष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी की बस कूटनीति का संबंध भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये ए और बी हो जाएगा, चीन और म्यांमार। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। इसमें यह प्रावधान है कि सभी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इस संगठन का मूल उद्देश्य है सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सहयोगात्मक विकास करना। वर्ष 2005 में अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य बनाया गया। अब सार्क देश की संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटने वाले सेना प्रधान का नाम क्या है? तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ है इनका नाम। इसकी हम व्याख्या देखते हैं।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने 14 अक्टूबर 1999 को देश में आपात लगाकर संसद और विधान सभाओं को निलंबित करते हुए खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करते हुए एक अस्थायी संविधान की घोषणा की। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री ने बिना कारण बताए श्री मुशर्रफ को सेना प्रमुख तथा तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन को नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया। मुशर्रफ की बर्खास्तगी के 2 घंटे बाद ही सेना ने सरकारी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन सहित सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को जब कब्जे में ले लिया तथा शरीफ सरकार को निलंबित करते शरीफ तथा उनके भाई शहबाज शरीफ यानी पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को शर्मनाक करार देकर बहिष्कृत किया, वह किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ये 11 मई 1998 को किया गया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पोखरण 2 परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से राजस्थान से पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल में 11 व 13 मई 1998 को संपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी यानी CTBT को कब अपनाया था? तो ये 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी महासभा ने CTBT को 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया था। CTBT विश्व में परमाणु परीक्षणों विशेष रूप से परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई। 1993 ईस्वी में अमेरिका तथा भारत ने सह प्रस्ताव के रूप में CTBT का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा 1994 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण में 37 देशों की सहायता से इसका प्रारूप तैयार किया गया। भारत पाकिस्तान ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत इसमें पुनः संशोधन चाहता है। अगला प्रश्न है, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। हम इस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुरली मनोहर जोशी ने 10 मई 1999 को स्वदेशी विज्ञान आंदोलन का श्रीगणेश कहाँ किया? तो ये कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने 10 मई 1999 को स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की शुभारंभ केरल राज्य के कोच्चि यानी कोचीन में किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट स्तर पर रेल मंत्री का नाम है? तो ये नीतीश कुमार उस समय के रेल मंत्री थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला है, सही कथन चुने। तो ये आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्यभट्टीय गणितीय पुस्तक है, इसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी जो गुप्त काल के विद्वानों में शामिल थे। आर्यभट्ट गणित और ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे। उस समय की यही एकमात्र पुस्तक है जिस पर उसके लेखक का नाम दिया गया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, वे आर्यभट्ट के आलोचक थे। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वराहमिहिर थे जो गुप्तकालीन थे। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या माना गया। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है लेकिन जर्मनी नहीं है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संपूर्ण विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने एवं विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन। इस समय इसमें 195 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो ये स्वराज पाल हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। स्वराज पाल एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब प्रदान किया है। ये पंजाब के जलंधर शहर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ये भारत। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में मिस्र एवं यूगोस्लाविया के नेता कर्नल नासिर एवं मार्शल टीटो के सहयोग से 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई।
वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय व परामर्श का मंच है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल ने स्वयं को हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र घोषित किया था। 28 मई 2008 से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। भूटान और नेपाल दोनों स्थल अवरुद्ध देश हैं। इसकी सीमाएं चारों तरफ से भूखंड से घिरी है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो ये अप्रैल 1946 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। यहीं पर इंजीनियरिंग शोध संस्थान भी स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र का एक जिला है। इसके अलावा देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, जहां पेट्रो रसायन पर कार्य होता है, जबकि बेंगलुरु में राष्ट्रीय विमानिकी प्रयोगशाला, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान आदि स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस का सेट पूरा खत्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।